मुर्दैया आत्मकथा के पिछले एपिसोड में हमने कई महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा करी, जिसमें प्रमुख थी कि कूर की लड़ाई। कूर की लड़ाई किस प्रकार लड़ी जाती थी और किस प्रकार दलितों द्वारा ब्राह्मणों को ललकारा जाता था। और दूसरा था केड़ा। केड़ा क्या होता है और उसको गिनने में किस प्रकार जो जमींदार हैं वो दलितों को के साथ अन्याय किया करते थे। गिनती न आने की वजह से दलित सही सही गिनती का अनुमान नहीं लगा पाते थे। लेकिन जैसे ही तुलसी राम जी पढ़ लिख गए तो घर वाले उन्हें केड़ा गिनने के लिए, सही गिनती गिनने के लिए ले जाने लगे। साथ ही साथ अन्य दलित परिवार भी उन्हें लेके जाने लगे। इससे पता चलता है कि पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है, क्यों हमें निरक्षर रखा गया। उसके साथ हमने जाना सिंचाई के विभिन्न साधनों के बारे में जो बेहद पारंपरिक हुआ करते थे, जो शायद आजकल काफी विरले हो गए हैं। उनके बारे में जानकारी पिछले एपिसोड में है। यदि आपका पिछला एपिसोड मिस हो गया हो तो जाइए, स्क्रॉल डाउन करिए या प्लेलिस्ट में चेक करिए और उसे सुनिए। अब यहां से हम आत्मकथा को आगे बढ़ाते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जोहार। पनिया भरत के हिनकर टिकला हेरले, रामा रोवते घरवा, ओले ले रे सांवर गोरिया। इस तर्ज पर औरत के सारे आभूषणों के कुएं में गुम हो जाने का वर्णन हो जाता था। पिछला भी हमने जो लास्ट की पंक्तियां थी वे गायन ही था। सिंचाई करते समय जो पुरुष गाया करते थे महिलाओं के लिए और महिलाएं जो गाया करती थी, उसी का आगे ये विस्तार है। इस प्रकार श्रम के अनेक सौंदर्य गीत भुखमरी के शिकार दलितों के जीवन के अभिन्न अंग थे, जो किसी कालिदास या जयदेव की बस की बात नहीं थी। ऐसे ही दलित महिलाएं मेले ठेले या राह चलते जब भी अपने किसी नजदीकी महिला से मिलती, तत्काल वहीं खड़ी होकर परस्पर गले मिलकर देर तक गायन शैली में रोते हुए अपने दुख दर्द को आपस में बांट लेती थीं। ब्याहता युवतियां भाइयों से मिलने पर उनके घुटने पकड़कर इसी शैली में अपना दुखड़ा देती थीं। भारत के इस दुखियारे समाज की यह एक अनोखी कला है। जहां तक श्रम गीतों का सवाल है, कियारों में दरारें फटने से रोपनी के समय भी गाए जाते थे। विरोधाभास सिर्फ यह था कि फसलों की सूख जाने के कारण उन जमींदारों से कहीं ज्यादा दुख इन दलितों को होता था, क्योंकि उनके बनी के कीड़े मिलने अब दुर्लभ हो गए थे। गांव के इर्द गिर्द अनेक जल स्रोतों के सूखने के समय ही मुर्दैया के जंगलों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों के संगीतमय कलरव अब कर्कशता में बदल गए थे। सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, पशु पक्षियों पर भी इस चीज का असर पड़ता है सूखे का। विशेष रूप से कौवों का कोलाहल बहुत कशकश लगता था। वे प्यासे कौवे चोंच फैलाए हांफते हुए घरों के आसपास मंडराते रहते थे, क्योंकि जंगल में खाद्य सामग्री मिलनी तो दूर, उन्हें पानी भी नहीं मिलता था। तो इससे पता चलता है कि वह सूखा कितना भयंकर रहा होगा। मेरी दादी समेत अनेक बूढ़ी महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में पानी भरकर घर के बाहर रख देती थी, जहां अनेक पक्षी चैं चैं करते हुए आ जाते थे। छोटी छोटी अनेक चिड़ियां पेड़ों से गिरकर मर जाती थी। दलित बच्चे उन्हें भून कर खा जाते थे। तो बहुत अच्छे से जो सामाजिक जीवन है दलित बस्तियों का, उसका लेखा जोखा मुर्दैया में हमें मिलता है देखने को, कि किस प्रकार भूखमरी से परेशान औरतें, जहां पीने को पानी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पक्षियों का ख्याल है कि हम प्यासे हैं तो पक्षी भी प्यासे होंगे, हम तो बोल सकते हैं, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वे बेजुबान चें चें करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। इससे उनकी पता चलता है कि वो कितने दयावान रहे होंगे। एक बार हमारे घर के पास एक नीम के पेड़ से गिरकर एक भूखा प्यासा कौवा मर गया। अचानक कुछ ही घंटों में वहां ना जाने कहां से हजारों कौवे इकट्ठा होकर कांव कांव करने लगे। 2 दिन तक के कौवे उसी पेड़ पर मंडराते रहे तथा दिन भर चिल्लाते रहे थे। कौवों का यह अनोखा शोक किसी अन्य जीव में नहीं मिलता, किसी अन्य जीव में नहीं मिलता। मैं तो कहती हूं हमारे दलित समाज में भी नहीं मिलता। कितना एका है, किसी एक के जाने का दुख पूरी कौवे बिरादरी को है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई एक संघर्ष करता रहे और बाकी सब उसका तमाशा ही बनाते हैं।
यहां तक कि संघर्ष में साथ देने की बात तो छोड़िए, खिल्ली उड़ाने से बाज नहीं आते हैं। तो ये तो फर्क है मनुष्य और जानवर होने में भी। पक्षी, छोटे छोटे पशु पक्षी तक समझते हैं, समाज का मतलब उन्हें समझ में आता है, लेकिन हम लोगों को नहीं आता। गांव में स्थित पोखरियां जैसे अनेक जल स्रोतों के सूखने से कुछ दिन पूर्व मछलियों को मार लिया जाता था। मछली मारने के संदर्भ में दलितों के बीच एक अनोखी परंपरा थी, जिसका पूर्ण रूप से हमेशा पालन किया जाता था। जब भी मछली मारना होता, दलित बस्ती का एक नौजवान जोर जोर से चिल्लाकर उस पोखरी या बावली का नाम लेकर कहता, चिल्हैया चिल्होर मछली के झोर। यह नारा सुनते ही गांव के सभी दलित जाल, ताप, पहरा आदि उपकरण लेकर मछली मारने दौड़ पड़ते थे। कुछ समय पूर्व जल स्रोतों के सूखने से कुछ समय पूर्व मछली मार ली जाती थी। इसकी शायद ये भी वजह रही होगी कि एक तो पानी सूख जाने से मछलियां वैसे भी मर जानी हैं, और दूसरा ये कि हाँ, जो पशु पक्षी होते हैं वो उनको ले जाएंगे, तो खाना जो है वो मनुष्यों के लिए कम पड़ जाएगा। शायद यही वजह होती होगी कि जल स्रोतों के सूखने से कुछ समय पहले ही मछलियों को मार लिया जाता रहा होगा, जहां तक मेरी समझ में आता है। इस तरह सामूहिक रूप से एक साथ सभी लोग मछली मार लाते। मछली मारते समय एक अनोखा दृश्य होता था। समय समय पर लोग चिल्हैया चिल्लोर मछली के झोर वाला नारा लगाते रहते। उस समय चील और कौवे बड़ी संख्या में वहां मंडराते। जब सारी मछली मार ली जाती, तब अंत में सभी लोग एक साथ चिल्हैया चिल्लोर वाला नारा लगाकर मछली के साथ अपने अपने घर वापस चले आते। लोगों के वहां से चले जाने के बाद शाम तक उस पोखरी के किनारे चील कौवे बैठे रहते थे, संभवतः इस आशा में कि कहीं कोई ना कोई बची हुई मछली उन्हें अवश्य मिलेगी। चिल्हैया चिल्लोर वाले नारे का उपयोग दलित बच्चे अपने खेल के लिए भी करते थे। यहां दिखाते हैं कि हर चीज में बच्चे खेल ढूंढ लिया करते थे। बच्चों का दो ग्रुप विपरीत दिशा में दौड़ कर जाता और किसी मेड़ या झाड़ी के पीछे छिपकर चिकनी मिट्टी पर खपड़े से अंधाधुंध बाएं से दाएं की तरफ सीमानांतर छोटा छोटा चिन्ह खींचता। करीब 5 मिनट बाद पुनः वही नारा लगाते हुए दोनों ग्रुप एक दूसरे द्वारा खींचे गए चिन्हों को ढूंढकर मिटाते। थोड़ी देर बाद फिर वही नारा लगाकर एक दूसरे द्वारा बनाए गए बिना मिटे चिन्हों को गिना जाता। मान लीजिए एक ग्रुप का 50 चिन्ह बचा तथा दूसरे का 100, तो 50 को 100 में से घटाकर शेष पर प्रति 10 पर 1 के हिसाब से 5 थप्पड़ का दंड दिया जाता। इसका मतलब हारा हुआ पक्ष 5 थप्पड़ खाता था। यह खेल हमारे बीच अत्यंत लोकप्रिय था। इस अकाल की भुखमरी के दौरान भी हमें चिल्लैया चिल्लोर का खेल बहुत पसंद आता था। अकाल के बावजूद उन दिनों बड़े कड़ाके का जाड़ा पड़ा, माफ कीजिएगा। जाड़ों में हम स्कूल से आते ही जंगल के अन्य बच्चों के साथ घर से नमक लेकर विभिन्न सीवानों में खड़ी चने की हरी हरी फसलों के बीच उनकी फुनगी खोट खोट कर खाते। सभी बच्चे इस कच्चे साग से पेट भर लेते थे। कोई भी अपने चने के साग खोंटने से मना नहीं करता था, क्योंकि खोंटने से कंछियां ज्यादा निकलती थी, इसलिए पैदावार भी अधिक होती थी। शाम को दलित औरतें मटर तथा सरसों का साग खोंट कर घर लाती तथा सभी उसे पकाकर रात में खाते। किंतु अकाल की गर्मियों के दिन बहुत कष्टदायी हो गए थे। साग वगैरह जो है वो वैसे भी बिना बोए भी हर जगह निकल आता है, जो गरीबों को खाने में मदद करता है, भुखमरी की नौबत नहीं आने देता, कहने का मतलब ये है। तो और साथ ही ये भी पता चलता है कि दलित बस्तियों में अमूमन एक ही तरह का भोजन पकता होगा, क्योंकि आसपास जो जंगली शाक सब्जियां होती हैं उन्हीं को तोड़कर वे लोग घर लाते हैं और बनाते हैं। उससे उनके मतलब मार्केट से खरीदारी, सब्जी खरीदने के पैसे भी बचते हैं और भुखमरी से तो बचाव होता ही है। और जहां तक मैं समझती हूँ ये सभी सब्जियां काफी पौष्टिक होती होंगी, जो उनके रोजमर्रा के किए गए श्रम की भरपाई कर देती होंगी शरीर के अंदर। सन 1959 की गर्मियों के शुरू में ही एक बार बड़ी बड़ी टिड्डियों का भारी प्रकोप आया। अभी अभी जौ तथा गेहूं की फसलें पककर तैयार होने ही वाली थी। विभिन्न गांवों में खबर फैल गई कि अफ्रीका से टिड्डियां आ रही हैं और वे जहां उतरती हैं वहां पूरे खेत के दानों को साफ कर देती हैं। हमारे गांव में भी हड़कंप मच गया था।
दलित बस्ती में शीघ्र ही जमींदार आकर सबको टिड्डियां उड़ाने के लिए तैयार करने के लिए कहने लगे। सभी दलित बच्चे, बूढ़े, जवान, जिसको जो भी बजाने के लिए मिला, जैसे थाली, बाल्टी, लोहे की चादर, गगरा, गगरी, टिन, कनस्तर, डब्बे आदि, लकड़ी से जोर जोर से पीटते हुए खेतों में फैल गए। मैं भी एक थाली पीटते हुए अपने पिता तथा माता के साथ ब्राह्मण जमींदारों के खेतों में टिड्डियों को भगाने चला गया। उक्त वाद्य यंत्रों को पीटते हुए हम सभी जोर जोर से हाँ हाँ करते हुए लगातार चिल्लाते रहते थे। उन तमाम बेसुरे वाद्यों के स्वर तथा हाहाकार के शोर से पूरा क्षेत्र गूंज उठा था। लाखों लाख टिड्डियों का एक साथ अत्यंत तेज गति से उड़ने की साए साए करती हुई आवाजें बहुत विचित्र सी लगती थी। जिस खेत में वे उतर जाती, अविलंब उसकी सारी फसलें ठूठ हो जाती, बालियां गायब हो जाती। उनके चले जाने के बाद सारे सीवानों में हजारों टिड्डियां उड़ते समय एक दूसरे से टकराकर गिरकर मर गई थी तथा काफी संख्या में वे मरने के लिए छटपटा रही थी। ऐसी टिड्डियों का खेतों में जाल सा बिछ गया था। शीघ्र इन खेतों में मरी हुई टिड्डियों को खाने के लिए चींटियों की भरमार हो गई थी। बड़ा विचित्र नजारा था। फसलों को बहुत नुकसान हुआ था। ये टिड्डियां काफी बड़ी बड़ी थी, करीब करीब 6 इंच लंबी थी। 6 इंच लंबी का मतलब हो गया एक छोटे स्केल के बराबर, जो कि बहुत बड़ा साइज होता है। उनके मरने के बाद सारे खेतों में एक विचित्र सड़ांध आ रही थी, जो कई दिनों तक जारी रही। दूसरी तरफ बिना बालियों वाले खड़ी ठूठी फसलें अनेक लोगों को रुलाती रहीं। टिड्डियां तो अंतोत गतवा ना जाने कहां चली गईं, किंतु अपने पीछे काफी तबाही छोड़ गई थी। जाहिर सी बात है, खड़ी हुई फसलें देखकर किसान जितने खुश होते हैं, शायद ही कोई और होता हो। और ऐसे में कोई अनहोनी घटना घट जाए और सारी फसल जो है वो नष्ट हो जाए, तब उनकी जो मनस्थिति होती होगी वो सोचते, मतलब आप और हम घरों में बैठे हुए शायद इस बात को नहीं सोच सकते, क्योंकि हमें खेतों में उतरकर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें पका पकाया अनाज घर तक मिल जाता है पैकेट्स में। उन गर्मी के दिनों में हमारी दलित बस्ती में चोटे का रस, मटर की भिगोई दाल तथा महुए का लाटा एक बार फिर हावी हो गया था। तो कहने का मतलब है, लगातार दूसरे साल की ये चर्चा कर रहे हैं। 1958 भी ऐसा ही गया और 59 भी वैसा ही बीत रहा है। साथ ही डेड़ियों वाली बेंगही भी वापस आ गई। इतना ही नहीं, पेचिश तथा खुजली भी, और साथ में इलाज के लिए दादी द्वारा बताए गए नुस्खों की भी वापसी हो गई। दलित औरतें और बच्चे प्रायः मुर्दैया के जंगलों तथा गांव के तालों से खाने योग्य वनस्पतियों को ढूंढने निकल जाते। जंगल में तो कुछ भी नहीं मिलता, किंतु झाड़ियों में चूहों को मारकर घर लाया जाता था। पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि बरसातों में जो बरसाती चूहे थे उनका मांस पका के खाया जाता था, लेकिन यहाँ पर सर्दियों में अकाल की बात हो रही, गर्मियों में अकाल की गर्मियां किस तरह बीतती हैं उसका जिक्र है। चूहों को मारकर घर लाया जाता, कई बिलों में पानी डालकर उसमें छिपे चूहों को बाहर निकलने पर मजबूर किया जाता था। इसके बाद उन्हें मार डाला जाता। कभी कभी इन बिलों से जहरीले सांप भी निकल कर भागते। जंगल में खरगोश तथा साही भी ढूंढकर मारे जाते, किंतु उनकी संख्या बहुत कम होती थी। जहरीले सांप भी निकल आते तो भूख से लोग कितना छटपटा जाते होंगे कि इस तरह के उपक्रम करते थे, अपनी जान को जोखिम में डालते थे। इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि खाना बिल्कुल भी बर्बाद ना किया जाए। उधर ताल से सेरुकी नामक पौधे की जड़ें उखाड़ ली जाती, जो एक बड़ी प्याज के बराबर चुकंदर जैसी लगती थी, जिन्हें पानी में उबालकर खाया जाता था। ताल के किनारे कर्मी के पौधे तथा दुधिया नामक बड़ी बड़ी लताएं होती थी, जिनके पान जैसे पत्ते होते थे। कर्मी तथा दुधिया की लताओं का साग बहुत स्वादिष्ट होता था। इन प्राकृतिक स्रोतों से दलितों को बहुत राहत मिलती थी। साथ ही जब ये प्राकृतिक खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती तो आषाढ़ का महीना आते आते घरों के पास की जमीनों पर फेंकी गई आम की गुठलियों से पौधे निकलने लगते थे। 2-4 पत्तियों के पनप जाने के बाद बैंगनी रंग की ये पौधे बहुत मनमोहक लगते थे। उस अकाल, उस भुखमरी में भी जहां जहां सौंदर्य बिखरा होता था, या बच्चों की नजर से भी मुर्दैया में उस चीज का, प्रकृति का, सौंदर्य का जिक्र है कि बच्चे यदि देखते तो उन्हें मालूम है कि माता पिता कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो खाने पीने का बंदोबस्त कर ही लेंगे, कम से कम छोटे बच्चों के लिए तो। और छोटे बच्चों को इस
दुख तकलीफ में कम से कम कोशिश की जाती है कि उन पे कम से कम आंच आए। तो जो छोटे बच्चे की नजर से प्रकृति होती है उसका भी भरपूर यहाँ चित्रण है। हम कहाँ थे? 2-4 पत्तियों के पनप जाने के बाद बैंगनी रंग के ये पौधे बहुत मनमोहक लगते थे। इन्हें अमोला कहा जाता था। बच्चे जमीन से गुठली समेत इन अमोलों को उखाड़ लाते तथा गुठली के ऊपर का फटा हुआ कड़ा छिलका हटाकर अंदर से कच्ची गुठली निकाल लेते। बच्चे इन कच्ची गुठलियों को आग में भूनकर खा जाते थे तथा कई अमोलों वाली गुठलियों के पौधे तोड़कर फेंक दिए जाते थे। गुठली के जिस हिस्से से पौधे निकलते थे उस तरफ से उन्हें छेद बन जाता था। छेद वाले हिस्से को बच्चे पत्थर पर रगड़कर बांसुरी के मुंह जैसा चपटा बना लेते। मुंह से फूंककर इन्हें बजाने पर शहनाई जैसी सुरीली आवाज निकलती। तो तरह तरह के वाद्य यंत्रों का भी इसमें जिक्र है, जिसका जिक्र हमें कहीं और नहीं मिलता और ना ही मेरे ख्याल से किसी ने इनके बारे में सुना होगा। बच्चों का ये वाद्य यंत्र अमोली के रूप में जाना जाता था। जब भी बच्चे बुनी हुई गुठलियों को खाते उसके बाद इन अमोलियों को वे देर तक अवश्य बजाते। दलित बच्चों द्वारा अमोली से निकाले गए इन सुरीले स्वर में हमेशा गुठली खाने से प्राप्त संतुष्टि की उद्घोषणा समाहित होती थी। दरिद्रता का क्या आलम था कि गुठलियां तक छील कर या तोड़कर खा ली जाती थी भूनकर। मुझे भी अमोली बजाना बहुत अच्छा लगता था। इस दौरान सबसे बुरी हालत नाइयों, धोबियों, मुसहरों तथा नटों की होती थी। पूरे क्षेत्र में मात्र एक परिवार बगल के टणवा गांव में नाई का था। उसी गांव में 2 परिवार धोबियों के रहते थे। उस क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव में बाल काटने का काम वही नाई परिवार करता था तथा धोबी इन सभी गांव के लोगों के कपड़े धोते थे। हैरत में डालने वाली परंपरा ये थी कि ये सभी काम मुफ्त में करते थे। अमानवीयता अपने चरम पर रही होगी कि इतनी, मैं समझती हूँ कपड़े धोना मशीन में भी यदि औरतें घरों में कपड़े धोती हैं तो खासी दिक्कत उन्हें होती है। कई बार कॉलर या पैंट के पोंचे इतने गंदे होते हैं कि उन्हें रगड़ कर छुड़ाना पड़ता है और हम लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है उस टाइम पे कई कामों के साथ। और ऐसे में बेगार करना पड़े तो कितना तकलीफ दे हो, और वो भी गांव भर के कपड़े धोने हो। मजदूरी के रूप में इन्हें साल भर में रबी या खरीफ की फसलों से सिर्फ एक एक कैड़ा हर घर से मिलता था। किंतु उस अकाल में धान के केड़े इन्हें नहीं मिले क्योंकि सारी फसल ही सूख गई थी, कुछ तो अकाल के चलते और कुछ टिड्डियों के प्रकोप के चलते। अतः इन परिवारों की बड़ी दुर्दशा होती थी। विशेष रूप से धोबियों को प्रतिदिन सैकड़ों कपड़े, वह भी साड़ी तथा धोती जैसे कपड़े धोने पड़ते थे। कपड़ा धोने में जाति भेद नहीं था, हर जाति के कपड़े इन्हें धोने पड़ते थे। धोने का काम वे रेह से करते थे। ऊपर की तरह विशेष प्रकार की भुरभुरी मिट्टी जो धरती की सतह पर धूल जैसी बिखरी होती है, जिसमें चूने की तरह कोई प्राकृतिक रसायन मिला रहता है, उसे रेह कहते हैं। रेह से कपड़े साफ हो जाते थे। हमारे गांव तथा टणवा गांव के बीच स्थित भरथैया की झील थी जिसमें हमारे स्कूल वाला नाला निकलता था। वहीं पाटा पर पीट पीट कर कपड़े धोए जाते थे। 1-2.5 फीट लंबे तथा 1.5 फीट चौड़े पत्थर को भरथैया के किनारे थोड़ी सी ऊंचाई पर रखकर धोबी पानी में खड़े होकर उस पत्थर को पीट पीट कर कपड़े धोते। ऐसा नजारा पुराने कई सीरियल्स में या फिल्मों में हमने जरूर देखा है कि किस प्रकार वो पत्थर पर पीट पीट कर कपड़ों को धोते थे। उधर पत्थर को धोबियों का पाटा कहा जाता था। वे हमेशा पाटे पर कपड़ों को पीटते हुए एक विशेष नारे को विचित्र स्वर शैली में दिन भर गाते रहते। काम करते हुए धोबी पुरुष तथा महिलाएं दोनों ही इस नारे का संगायन करते रहते। यह नारा था सियो राम सियो, सियो राम सियो, यानी सिया राम का बिगड़ा हुआ रूप। जब भरथैया में कोई धोबी तथा धोबी ने पाटा पीटते हुए एक साथ सियो राम सियो गाते तो पास से गुजरने वाले राही अचानक वहां थोड़ी देर के लिए रुक कर इस अनोखे स्वर को अवश्य सुनते। इन धोबियों का वार्तालाप शैली का एक लोकगीत अत्यंत लोकप्रिय था। इसी धोबी पुरुष बैलों के गले में पहनाई जाने वाली बड़ी बड़ी घंटियों का घुंघरू बनाकर कमर में बांधकर एक अनोखी नृत्य शैली में नाच नाच कर गाते थे। मुझे याद है बचपन में एक बार जब मैं अपने ताऊ जी के यहाँ गई थी
तो मेरे ताऊ जी के बेटे एक स्कूल के गाने में थे जिसमें यही गाना था, सियो राम सियो धोबी के लाल जियो। तो इसलिए मुझे इससे मैं कनेक्ट कर पा रही हूं और मुझे वो वाक्य याद आ गया। साथ में घंटा तथा लोहे के करताल नामक वाद्य भी खूब जोर जोर से बजते रहते थे। ये नृत्य तथा लोकगीत बेहद आकर्षक होते थे। आम भाषा में धोबियुवा नाच यही जाने वाली ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली है जिसमें घंटियों वाला घुंघरू पैर के बदले कमर में बांधा जाता है। तो ऐसी कई सारी चीजों का जिक्र इसमें है जो आम समाज में हमें नहीं मिलती सुनने पढ़ने को। यहां तक कि जो दलित गांव छोड़कर शहरों में बस गए हैं वे भी इन सब चीजों से अनजान होंगे। इस नाच के साथ वार्तालाप के रूप में गाए जाने वाले लोकगीत का संदर्भ यह है कि गांव में एक कहावत के अनुसार धोबी की बिटिया के ना नईरे सुख ना ससुरे सुख, अर्थात धोबी की बेटी को मायके तथा ससुराल दोनों जगह कपड़े ही धोने पड़ते हैं, क्योंकि शादी ब्याह जो होता था वो कठोर तरीकों से अपनी ही जात बिरादरी के बीच में हुआ करता था। और आज भी ये सब प्रथा जारी है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह ये ढांचा चरमराता हुआ सा जरूर दिखता है। अतः नव ब्याहता धोबिन को का अपने पति से झगड़ा होता है और वह मायके चले जाने की धमकी देती है, जिसके बाद दोनों के बीच सवाल जवाब के रूप में ये लोकगीत शुरू हो जाता है, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। जौते धोबिने जइए अपने नहरवा की हम धोबिन आईबे अपनी ससुरिया की हम धोबिन, जौते धोबिया इबे अपनी ससुरिया की हम धोबिने सुतवे अम्मा जी की गोदिया की हम धोबिनी, जे तो धोबिनी सुतबी अम्मा जी की गोदिया की हम धोबिनी सुतवे तोहरी गोड़वरिया की हम धोबिया, जोते धोबिया सुतवे हमरी गोड़वरिया की हम धोबिने मरबो लतवा के मरिया की हम धोबिया धोबिनी, आदि आदि। इसको सुनकर मुझे बॉबी फिल्म का झूठ बोले कौवा काटे वाला गाना याद आ रहा है। झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। इसी तरह पास वाले पारूपुर नामक गांव में सिर्फ एक परिवार मुसहरों का था। उस परिवार में 1 दर्जन से ज्यादा बेटे बेटियां थी, जिन्हें एक छोटी सी झोंपड़ी में रहना पड़ता था। उनकी जीविका का मात्र एक ही साधन था, पलाश के पत्तों से पत्तल बनाकर शादी विवाह आदि के अवसर पर खेप पहुंचाना। वे इन अवसरों पर खाने के बाद फेंके गए झूठे पत्तलों से बचे हुए भोजन को झाड़ झाड़ कर कपड़े बिछाकर इकट्ठा करके अपने परिवार को खिलाते थे। बहुत सारी अमानवीय प्रथाओं का जिक्र है इसमें एक साथ। जूठन में भी इस तरह का जिक्र था कि जो वाल्मीकि समाज के लोग थे वे भी इसी तरह की जूठन बटोरा करते थे, इसीलिए उस आत्मकथा को ही जूठन का नाम दिया गया। ये एक अत्यंत अमानवीय परंपरा थी। कोई उन्हें कभी निमंत्रित करके नहीं खिलाता था और ना ही कोई समाज सुधारक उनकी इस प्रथा को छुड़ाने के लिए प्रयास ही करता था। उन अकाल के दिनों में बहुत कम विवाह संपन्न हो पाते थे, क्योंकि खाद्यान्नों की कमी से इन्हें भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता था। सिर्फ मृत्यु भोज ही संपन्न हो पाते थे। अतः इन मुसहरों की बहुत दयनीय हालत हो जाया करती थी। वे मेंढक तथा चूहे खाने के लिए भी जाने जाते थे, किंतु बरसात न होने के कारण उस वर्ष मेंढकों का कहीं अता पता नहीं था, इसलिए उनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। खेत मजदूरी की भी परंपरा उनके बीच नहीं थी। वे बड़ी कड़ाई के साथ अपने पेशे से कटिबद्ध थे। तो ये भी एक त्रासदी कही जाएगी कि इतना रिजिड हो जाना कि इसके अलावा हम कुछ और नहीं करेंगे। तो ये भी शायद अशिक्षा और अंधविश्वासों के चलते था कि उनके दिमाग में ये बात ठूस दी गई थी कि आप इसी काम के लिए बने हैं, आपके कर्म पिछले जन्म के इतने खराब हैं कि आपको इसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहिए। वे अक्सर फाका करते थे, किंतु कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। ऐसे ही हमारे गांव में एक परिवार नट का था। सोफी नामक इस नट की 3 बड़े बेटे, 1 बहू तथा 2 जवान होती बेटियां थी। उनकी पत्नी भी थी। सोफी शादी ब्याह में ढोल बजाते हुए आला गाकर भीख मांगते थे। कभी कभी वे बकरा काटकर गांव में मांस भी बेचते थे। उस अकाल में विवाहों के बंद हो जाने से उनका आला भी बंद हो चुका था।
उनकी जीविका का कोई अन्य साधन नहीं था। ये नट परिवार हमारी दलित बस्ती के पूर्व में मुर्दैया के प्रवेश क्षेत्र में झोपड़ी बनाकर रहता था। मतलब दलितों में भी इतना छुआछात था, अछूत होते हुए भी दूसरे को भी अछूते बना दिया करते थे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बिल्कुल सही कहते हैं। उनका एक कुछ शब्द हैं जो वो बिल्कुल फिट बैठते हैं हमारे भारतीय समाज पर। इनफैक्ट उन्होंने कहे ही भारतीय समाज के लिए हैं कि हमारा समाज अनोखा है और वो अपने से नीची जाति हर कोई ढूंढ लेता है। तो ऐसे में मुझे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की घुसपैठिए में शव यात्रा कहानी याद आ जाती है, जो चमारों से अलग बस्ती बसाकर रह रहे थे, जिनका काम मुर्दे उठाना था। मैं एग्जैक्ट कास्ट का नाम भूल रही हूं क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूं इतने मोटे तौर पर मुझे मालूम है, लेकिन विभाजन में भी उपविभाजन मैं नहीं सब मालूम मुझे। उनकी जीविका का कोई अन्य साधन नहीं था। यह नट परिवार हमारी दलित बस्ती के पूरब में मुर्दैया के प्रवेश क्षेत्र में एक झोपड़ी बनाकर रहता था। इस तरह वे मुर्दैया के मुहाने पर रहते थे। ऐसा लगता था कि भूत भूतनियों की चौकीदारी वे ही करते थे। सोफी की बहू तथा दोनों बेटियां सौंदर्य के मामले में अपरंपार संपन्न थी, किंतु भूख उन्हें भी लगती थी, पर उसे मिटाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता था। धीरे धीरे मजबूरी में उनका सौंदर्य काम आने लगा। गांव के कुछ अभद्र ब्राह्मण युवक संध्या के समय मुर्दैया के उस मुहाने पर लगता था कि स्वयं भूतों की चौकीदारी करने लगे। उन नटनियों का सौंदर्य मुर्दैया की उन कंटीली झाड़ियों के पीछे प्रायः गुम होता रहा। तो किस तरीके से स्त्रियों को देह व्यापार में उतारा जाता है। पेट की भूख सबसे बड़ी है इस दुनिया में, सारा प्रपंच उसी के लिए किया जाता है, लेकिन जिनके पेट भरे हों वो भी प्रपंच करते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। तो आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि मुर्दैया या उसके आसपास के गांव जहां का जिक्र है के आसपास आप रहते हो तो हमें भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट बॉक्स के जरिए ना भूलें। एक एपिसोड में विशेष तौर पर आप लोगों के किए गए कमेंट्स के ऊपर ही बनाने वाली हूं। जल्दी बनाऊंगी और उसे एक रूटीन एपिसोड के तौर पर हफ्ते 10 दिन में बनाने का मैं सोच रही हूं। फिलहाल ये मेरी सोच में है, अभी इसको शक्ल का जामा मैंने नहीं पहनाया है, लेकिन जल्द ही कमेंट्स को भी मैं लूंगी आप लोगों के। धन्यवाद।